नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत करें। चलिए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रकृति के रिश्ते का संतुलन, व्यष्टि और समष्टि का संतुलन, जीव और शिव का संतुलन हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। हमारे यहां कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। हम जो भी अपने लिए करते हैं उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं। आज जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है जिनमें संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े। सरकार ने भी ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की है जिससे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों को रिसाइकिल करके सदुपयोग कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन अभियान पर बीते कुछ वर्षों में काफी काम हुआ है और अब इनको मिशन मोड में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। घरों और खेतों से निकला कचरा हो, स्क्रैप मेटल हो, लिथियम आयन बैटरीज हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जुड़ा एक्शन प्लान जिसमें रेगुलेटरी और डेवलपमेंट से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महीनों में अमल में लाया जाएगा। साथियों, जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत जरूरी है। देश का एक एक नागरिक जब जलवायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। हमारे पूर्वजों की कामना थी और बहुत अच्छी बात हमारे पूर्वजों हमारे लिए कह के गए हैं। हमारे पूर्वजों की हमसे क्या कामना थी? बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। कहा है, पृथ्वी ही पुहु च उर्वी भव, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण परिवेश हम सभी के लिए उत्तम हो, हमारे सपनों को सुअवसर दे। इसी शुभकामना के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उससे जुड़े सभी महानुभावों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और कोविड प्रोटोकॉल का में कोई ढिलाई न बरतें, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन को आप सुन रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और उनका कहना है कि संतुलन को बनाए रखना बेहद जरूरी है। आज कहीं ना कहीं हमने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन किया है और उसका खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं और एक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यही संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। हर साल 5 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और प्रकृति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है लेकिन बदले में हम कुछ वापस दे तो नहीं पाते, लेकिन हम इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का
दोहन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। और संतुलन बनाए रखने की जो कोशिश है, एक संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और यही अपील उन्होंने की है, किसानों से बातचीत की है बाकायदा और जनता को संबोधित किया है और ये संदेश दिया है कि संतुलन जो है जरूर बनाए रखे प्रकृति और इंसान के बीच में। साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। क्योंकि तो चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना 49वां जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में पंचूर गांव में हुआ था। सीएम योगी के जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए वो समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि ओजस्वी वक्ता और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। लखनऊ में बाइक वोट घोटाले में कमिश्नर की क्राइम ब्रांच और पीजीआई थाने की संयुक्त टीम ने छापा डालकर एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस के हाथ 145 मोटरसाइकिल लगी। पुलिस ने लखनऊ में निहोगा के उदयपुर गांव में एक मकान में छापा डाला और वहां से बाइक वोट कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाले अमित अग्रवाल को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ के आधार पर मोहनलालगंज स्थित कार्यालय में 145 मोटरसाइकिल बरामद की गई। हरदोई में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 दबंग एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। हरदोई के बेलग्राम थाना क्षेत्र में महिला को पीटने वाले दोनों शख्स उसके सगे भाई है। खबरों के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते महिला की पिटाई की जा रही है। वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा के कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक आग में जलकर लाखों रुपए का सामान जो जलकर खाक हो गया। हालांकि दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। पूरा मामला दादरी नगर के आमका रोड का है। आगरा में बंसल इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आर्क सर्किट में आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पूरा मामला खेरागढ़ आउटरिंग रोड का है। जालौन में एक ट्रांसफार्मर की दुकान में आग लग गई, जिसके चलते बिजली सप्लाई कट गई। खबरों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। गौतम बुद्ध नगर में आरटीआई के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने की नीति का जिले के स्कूल खुलकर उल्लंघन करे, जिसके बाद से निजी स्कूलों के खेल का पर्दाफाश होने के बाद अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। कोरोना पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सीधा सुनवाते हैं। को वापस पटरी पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ्ते हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फैक्ट्री ये 2 सेक्टर्स खोले थे। पिछले 1 हफ्ते से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और फैक्ट्री दोनों खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में लगभग 400 के करीब केस आए हैं। 500 से भी कम हो गए अब केसेस। 400 के करीब केसेस आए हैं और 0.5% के करीब पॉजिटिविटी बची है, संक्रमण दर बची है। तो स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है।
उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे, और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। दूसरी चीज़, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं, वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज़ खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पूरी तरह से हम तैयारी करें, ताकि अगर थर्ड वेव आती है, अगर बहुत भयानक होती है, तो सरकार उस वक्त जनता के लिए तैयार हो। इसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से दिल्ली सरकार के अंदर चल रही हैं, और कल लगभग 6 घंटे तक मैंने 2 अलग अलग मीटिंग ली, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, जिन ऑफिसर्स ने अभी कोरोना के दौरान काम किया था उनके साथ बात की। हमने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, उन दोनों कमिटीज़ के साथ मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। एक चीज़ हम लोगों को ये तय करनी थी, इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000, एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे ज़्यादा की पीक आएगी तो हम तैयार नहीं हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक तरह से 37,000 के बेस के ऊपर अगर हम तैयार हो गए तो फिर अगर उससे भी कहीं ज़्यादा पीक आती है तो उसकी भी तैयारी हम लोग, उसकी भी, अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज़्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी उसके लिए हम ज़्यादा तैयार हो पाएंगे। तो 37,000 को एक तरह से बेस माना जा रहा है। 37,000 की पीक की तैयारी के हिसाब से अब सारे कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं कि अगर 37,000 की पीक आती है तो कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, कितने उसमें से बच्चों वाले होने चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, अब कितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अब कैलकुलेट की जा रही हैं। एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ये तय करेगी कि जितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, जितने आईसीयू बेड्स होंगे उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए। जो बच्चों के होंगे उसके लिए फिर अलग किस्म का
सारा इक्विपमेंट होगा, उसका अलग किस्म के मास्क होंगे, अलग किस्म का ऑक्सीजन का मास्क होगा, उसकी सारी चीज़ें अलग होंगी। वो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बना दी गई है कल, वो अलग से अपनी तैयारी करके अपनी रिकमेंडेशंस देगी। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोगों ने देखा कि कई बार ऐसे हुआ था जब ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अल्टीमेटली अपने को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद केंद्र सरकार के सहयोग से अपने को ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली तब तक दिल्ली में त्राही त्राही मच गई थी। अगली वेव अगर आती है तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचे, तो ये तय किया गया, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की गई है और उन्हें 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन का प्लांट, 420 टन ऑक्सीजन तो स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है और 150 टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्लांट लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा 18 महीने लगेंगे, लेकिन जो भी है शुरुआत कहीं ना कहीं तो अपने को करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई थी टैंकरों की। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे दिल्ली में, दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, इसीलिए अपने पास ऑक्सीजन टैंकर है ही नहीं दिल्ली में। तो 25 ऑक्सीजन टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि अगर इस तरह की दिक्कत आए ऑक्सीजन की तो हमारे पास अपने टैंकर होने चाहिए। 64 छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ऑलरेडी लग रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर ये 64 ऑक्सीजन प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। अब ये जो हमने डिसाइड किया कि 37,000 केसेस की पीक के हिसाब से हम काम करेंगे, तो उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत होगी, कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत होगी। उसके हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने 6,000 सिलेंडर चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होगी और कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत होगी। अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर ढेर सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिल्ली सरकार खरीदने जा रही है। दवाइयों को लेकर 2 अहम निर्णय किए गए। एक तो ये कि इस वेव में ये देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेज़ी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयाँ खूब तेज़ी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है, तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फ़ायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये। दूसरा, जो जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं, उसका कितना बफर, कितना स्टॉक चाहिए होगा उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स किस दवाई की कितनी है, एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर ज़रूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं LNJP हॉस्पिटल में और ILBS में, ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल चर्चा हुई, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पूरी तरह से 24 घंटे लगी हुई है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कोई तीसरी वेव नहीं आनी चाहिए, उसके पहले हम कोशिश करेंगे अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, लेकिन अगर तीसरी वेव आती है तो लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।
50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो की सेवाएं खुली रहेंगी और D1 नियम के तहत दुकानों को भी खोल दिया जाएगा, ये कहना सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। अनलॉक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान सामने आया है। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खोले जाएंगे और दिल्ली में सोमवार से मेट्रो की सेवाएं खुलेंगी। 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो की सर्विसेज जारी रहेंगी और D1 फॉर्मूले के साथ बाजार भी खोलने की बात जो है सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और तीसरी वेव को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये भी आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से जनता के साथ है। कोरोना को कहीं ना कहीं कंट्रोल में कर दिया है, लेकिन चुनौती अभी भी जारी है। इसी पर देखते हुए अब गाइडलाइंस के साथ दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है और D1 फॉर्मूले के साथ बाजारों को खोल दिया जाएगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी दिल्ली में, ये भी आश्वासन दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और सोमवार से 50% कैपेसिटी के साथ मेट्रो भी तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।